हेलो बच्चों, स्टडी हब में आपका स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम कवर कर रहे थे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 वस्तुओं का समूह बनाना। हमने इसका यहाँ तक पाठ कवर कर लिए थे बच्चों, यहाँ तक हम बता दिए थे। आगे देखिए हम यहाँ से कवर कर रहे हैं। ये है, यहाँ देखिए कह रहा है, बुझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार के वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। ये जो कॉलम 2 है इसमें करा सूचीबद्ध करने के लिए करा इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है। पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी है। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु को कई पदार्थों से बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। यह कैसे निश्चित किया जाता है? तो देखिए उसके गुण के आधार पर बच्चों निश्चित किया जाता है। समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, देखिए जैसे लकड़ी से क्या क्या बनता है, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। कागज़ से क्या क्या बनता है, पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। चमड़ा से क्या बनता है, तो यहाँ आपको लिखना है चप्पल, लेदर का ये बैग, थैला, ये सब बनता है। प्लास्टिक से क्या बनता है, प्लास्टिक से चेयर, टेबल, उसके बाद बेड, ये सब चीज़ें बनता है। बर्तन ये भी बनते हैं। रुई से क्या बनते हैं, बेडशीट, कपड़े, विभिन्न प्रकार के जीन्स, फ्रॉक, ये सब बनते हैं रुई से। तो ये हो गया। आगे देखिए यहाँ है कि यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। कैसे प्राप्त करेंगे बच्चों? पदार्थों के गुण के आधार पर। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है? यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। और गिलास कपड़े का कैसे बनेगा? उसमें अगर जो है उसमें रखेंगे पानी तो क्या होगा, नीचे पानी गिर जाएगा। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? मतलब लोग हंसेंगे। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। और कहता है गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को क्या कर सकता है, रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। और इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं बना जाए। अगर कागज़ के बर्तन में अगर खाना पकाएंगे तो वो तो जल ही जाएगा। तो देखिए यहाँ दिया है 2.2, चित्र 2.2 में ये लड़की है ना, ये लड़की क्या कर रही है, कपड़े के गिलास में पानी उड़ेल रही है, नीचे इसका पानी गिर रहा है। ये काफ़ी हास्यास्पद है ना, लोग इसको देख के हंसेंगे अगर हम रियल में ऐसा करेंगे तो। आगे देखिए बच्चों, कह रहा है यहाँ पे कि हम तब यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना, उस पदार्थ के गुणों तथा, यहाँ पे देखिए, उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वे सब गुण
क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना कीजिए। नीचे कुछ गुणों की विवेचना कीजिए। अतः पदार्थों के वो सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना कीजिए। नीचे कुछ गुणों की विवेचना कीजिए। उसके बाद है, कह रहा है दिखावट। यहाँ पे देखिए, दिखावट के आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं, वस्तु के समूह बना सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों कैसे बना सकते हैं दिखावट के आधार पर वस्तुओं के समूह। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे, एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती है। क्रियाकलाप 3, विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट, चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है। चमकीली पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया। क्या इन पदार्थों में कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं। इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक, यहाँ पे देखिए, क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा धुती देखते हैं। मतलब लाइट थोड़ी सी चमक होती है ना, उसको धुती कहते हैं। जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए। तथा धुतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर देख सकते हैं। पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर देख सकते हैं कि धुतिवान है अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। क्या क्या धातु के उदाहरण हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और धुतिहीन, निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। हाँ, कुछ धातुएं जो अपनी चमक क्या करती है, खो देती है और वो क्या दिखाई देने लगती है, निष्प्रभ, मतलब उसमें चमक नहीं होती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। ऐसा उन पर किस लिए होता है, वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुति दिखाई देती है और इसलिए हमको सिर्फ ताजे कटे जो पृष्ठ होते हैं उसी पे क्या दिखाई देती है, धुति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें धुति है अथवा नहीं। जरूर उसमें अगर लोहा काटते हैं, जब किसी लोहार को देखिएगा बच्चों काटते हुए तो उस पर धुति मतलब चमक होती है थोड़ी थोड़ी सी, उसी को धुति कहते हैं। आगे देखिए है कठोरता। हम कठोरता के आधार पे भी वस्तुओं का समूह बना सकते हैं। देखिए कठोरता, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होती है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतना आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ उन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जबकि अन्य पदार्थ उन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, क्या कहलाते हैं, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज क्या है, कोमल है, जबकि लकड़ी क्या है,
कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं। यहाँ देखिए, दिखावट में पदार्थों में वे विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धूती, कठोरता, रुक्ष, खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धूती, कठोरता, यहाँ पे देखिए रुक्ष, खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? सोच सकते हैं बच्चों, ज़रूर। देखिए यहाँ पे आगे है दिखावट का वर्णन करते हैं। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए क्रियाकलाप आ गया है। क्रियाकलाप में है विलय, अविलय। ये देखे थे दिखावट। यहाँ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिखावट, पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे, एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती है। क्रियाकलाप 3, विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थ के समूह में सम्मिलित कीजिए। आगे है, क्या आप अन्य पदार्थों में, यहाँ पे देखिए, क्या आप अन्य पदार्थों में किसी प्रकार की कोई चमक अथवा धुती देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए तथा धुतीवान, धुतीहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के कठोर पृष्ठों को रेगमाल से रगड़ कर देखिए। यहाँ देखिए, कठोर पृष्ठों को किससे रगड़ के देखिए? रेगमाल से। यहाँ पे कह रहा बच्चों कि जो धातु का कठोर पृष्ठ होता है उसको रेगमाल से रगड़ के देखिए। रेगमाल आप देखे होंगे, घर वगैरह जब घर की जब पेंटिंग होती है तो उस पर जो गंदगी लगी होती है उसको रेगमाल से रगड़ के हटा देते हैं, दीवार पे जो लगी होती है। कहता है रेगमाल से रगड़ कर देखें वे धुतीवान है अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुती होती है वे प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और धातुहीन दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुती दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करेंगे तो धातु की छड़ों को ताजे कटे पृष्ठों को देखकर प्रयास करें और यह देखें इनमें धुती है अथवा नहीं, मतलब चमक है अथवा नहीं। आगे देखिए कठोरता। बच्चों, कठोरता के आधार पे भी हम धातु सब वस्तुओं का क्या बना सकते हैं? समूह। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए, इसमें लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ वस्तुओं को आसानी से खरोच सकते हैं जबकि कुछ अन्य को इतना आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धुती, कठोरता, रुक्ष, खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? कठोरता, खुरदरा अथवा चिकना, ये सब जो होता है, और एक चमक भी होती है जो धातु में होते हैं, पदार्थ में। देखिए अब है बच्चों, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, अब है विलय अथवा अविलय।
कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, रेत अथवा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार के शेष गिलास में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास के अंतर वस्तु को चम्मच से बिलोरित कीजिए। धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। आगे देखिए क्या लुप्त होता है और क्या नहीं। आगे विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना। देखिए यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा जल में। नमक को जल में मिला देंगे तो पूर्णतः लुप्त हो जाएगा। चीनी भी पूर्णतः लुप्त हो जाएगा। बालू नहीं लुप्त होगा। चाक पाउडर जो है ये भी नहीं लुप्त होगा, इसके जो पार्टिकल वाइट हो जाएंगे। लकड़ी के बुरादे ये भी नहीं लुप्त होगा। तो बच्चों इस तरह से हमने जो है इसके कठोरता के आधार पर देखिए पदार्थ को हम अलग कर लिए ना। अब देखिए आप पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए। यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है कि आप पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात घुल गए, विलीन हो गए हैं। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में बिलोरित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलय हैं। क्योंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? तो देखिए क्रियाकलाप करके देखते हैं। क्रियाकलाप 5, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोरित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाते हैं। क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाते हैं? तो यहाँ पे बताइए। देखिए कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं होते हैं। जितने अधिक अन्य द्रव उस आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इन प्रयोग को दोहराइए। अपने परीक्षणों को सारणी 2.4 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। अब कैसे बना लेते हैं तो वो देखते हैं बच्चों। कह रहा है यहाँ पे देखिए सिरका जो है जल में मिश्रित हो जाता है, नींबू का रस भी मिश्रित हो जाता है, लेकिन सरसों का तेल अपना परत बना लेगा। सरसों का तेल उसी ऊपर रह जाएगा, ये जल में नहीं घुलेगा। नारियल का तेल भी जल में नहीं घुलेगा, केरोसिन भी, ये सब नहीं घुलेगा और ये घुल जाएगा। आगे है बच्चों कह रहा है बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए। यहाँ देखिए बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि अपने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहले यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती है। कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह देखिए कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं। कुछ गैसें क्या है जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ गैसें जल में विलीन हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। यहाँ पे देखिए
क्या है, वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे थे। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए। जल में डूबती या तैरती वस्तुएं, देखिए बच्चों जल में क्या क्या डूब गया है। यहाँ पे देखिए कील, सिक्के, ये सब डूब गए हैं। और जो बॉल है, पत्ते हैं, ये सब जल में तैर रहे हैं। लकड़ी का जो ये टुकड़ा है ये भी तैर रहा है। तो यहाँ पे लगे थे। अन्न डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कबाड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? आगे पारदर्शिता यहाँ पे देखिए। पारदर्शिता के आधार पर हम वस्तुओं के समूह बनाएंगे, वस्तुओं को अलग करेंगे। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई नहीं दें। आपने इन स्थानों को क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपको पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कि क्या कहते हैं? उन पदार्थों जिनसे वस्तुओं को देखा जाता है उनको क्या कहते हैं? पारदर्शी। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्किट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि बाहर से दिखे भी और वो सुरक्षित भी रहे। अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन, यहाँ पे देखिए मुखावरण, यहाँ पे देखिए क्या है? मुखावरण, अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी। देखिए ये जो है, यहाँ पे देखिए ये जो है अपारदर्शी है, ये पारभासी है, मतलब थोड़ा सा दिख रहा है। और ये जो है पारदर्शी है क्योंकि पूरे मुंह, स्पष्ट मुंह, फेस, चेहरा दिख रहा है। इसमें थोड़े से चेहरे दिख रहे हैं इसलिए पारभासी है, और इसमें जो है बिल्कुल चेहरा दिख नहीं रहा है इसलिए ये क्या है? अपारदर्शी। ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। और मिठाई रखी रहेगी तो वो खरीदार आसानी से देख सकेंगे क्या क्या है। आगे दुकान में रखी पारदर्शी बोतलें, यहाँ पे देखिए पारदर्शी ये बोतल जो है दुकान में रखी है, दुकान में रखी है ना, ताकि जो ग्राहक है वो देखेंगे तो आ जाएंगे कि हाँ ये सामान यहाँ पे है। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। जिनको आप नहीं देख सकते उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी। अगर जैसे ये प्लास्टिक के डब्बे होते हैं तो इसको देख सकते? नहीं देख सकते। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। अगर लकड़ी के डब्बे होते तो क्या आप बता सकते थे? लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं किसके उदाहरण हैं? अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। आगे है, क्या अब हम यह समझते हैं कि बिना किसी भांति के, यहाँ देखिए, क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी समूहित कर सकते हैं? क्या हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? कागज़ की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज़ की शीट के बीच 2 से 3 बूंद, यहाँ पे देखिए
अब कागज़ के शीट के बीच क्या करना है, 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर उसे फैलाइए। कागज़ के उस भाग में जहाँ तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं, कि हम इस चिकने कागज़ से किसी भी वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। कागज़ पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों को वसा के लिए परीक्षण करने में किया था, वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों को सोच विचार सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में भी बांट सकते हैं। देखिए, पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी के समूहों में ही हम पदार्थ को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। आगे देखिए है, पहेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी अथवा पारभासी। ऑब्वियसली बात है, हमारी हथेली जो होगी वो होगी अपारदर्शी। तो देखिए, क्या टॉर्च का प्रकाश, यहाँ पे कह रहा है, क्या टॉर्च का प्रकाश आपकी हथेली से गुजरता है? आपकी हथेली से टॉर्च का प्रकाश गुजरता है? नहीं, हमारी हथेली वो जो थोड़ा बहुत अगर छेद रह जाएगा उसी से गुजरेगा, बल्कि हमारी हथेली से नहीं गुजरेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा यहाँ पे देखिए, हाँ, हमने सीख लिया पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हम पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधाओं के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि जैसे वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज दाल का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। यहाँ पे देखिए बच्चों, इस प्रकार के समूहन का लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार के समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा उनके इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षा में करेंगे। इसके विषय में और अध्ययन करेंगे किस कक्षा में? उच्च कक्षा में। अब कुछ प्रमुख शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए प्रमुख शब्द: कठोर, अविलय, धूतिमय, चमकीला पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, रुक्ष मतलब खुरदरा, धूतिमय मतलब चमकीला, और विलय पारभासी, पारदर्शी। अब बच्चों देखिए, ये ना सारांश दिया रहता है और इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको जो है अच्छे से देख लीजिए। इसको हम करा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत से वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु का केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदुरे होते हैं, कुछ अन्य चिकने मसूर। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलय होते हैं। आगे देखिए, कुछ पदार्थ, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि
कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होती है तथा अन्य जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी भी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं अथवा भिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है। वस्तुओं की सुविधा एवं उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है। तो बच्चों, हम आज ये पाठ कवर कर दिए। देखिए, जो ये है वस्तुओं का समूह बनाना, इसको हमने कवर कर दिए। और अब जो है हम आज नेक्स्ट जो हम कवर करने वाले हैं वो इसका क्वेश्चन आंसर है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग से तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।